नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में मैं अरविंद यादव आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग में कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। तो दोस्तों, हम आज के टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण हम टॉपिक का चयन किए हैं, जिसमें गणित और रीजनिंग दोनों से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, जो कि मैथ्स में भी आपके काम करेंगे और रीजनिंग दोनों में आपके काम करेंगे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इस सेशन का कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कैलेंडर पढ़ने में बहुत ही सहयोग करेगा। तो कैलेंडर के बारे में पहले कुछ हम बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे कैलेंडर में क्या होता है। कैलेंडर में हम सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं, इसमें कैलेंडर में क्या क्या आपको दिन देखने को मिलेंगे। दिन यानी डे, उसके बाद सप्ताह यानी आपका वीक, फिर उसके बाद आप क्या हो जाएगा, क्या माह यानी मंथ, उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ष यानी ईयर। ये आपको कैलेंडर में देखने को मिलेंगे। यानी डे को आप कह सकते हो कि सप्ताह के 7वें भाग को हम दिन कहते हैं। यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह के 7वें भाग को हम एक दिन कहते हैं। यानी दिन में क्या होगा, एक एक दिन, सप्ताह के 7वें भाग को हम दिन कहते हैं। इसी तरह से अब क्या होगा, वर्ष के 52वें भाग को, यानी 52 सप्ताह यदि होता है तो एक वर्ष हो जाता है। तो सप्ताह यहाँ पे एक वर्ष में 52 सप्ताह और एक एक्स्ट्रा दिन होता है जब नॉन लीप ईयर होता है। और माह क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, मंथ होते हैं टोटल 12 महीने का कलेक्शन होता है। एक वर्ष में 12 महीने का क्या होता है कलेक्शन, ये सब आप लोगों को मालूम है। और वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं और ये या तो 365 दिन या 366 दिन का होता है। ये या तो 365 दिन का होता है या तो 366 दिन का होता है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब चीजें आपको मालूम होता है कि दिन क्या होता है, सप्ताह क्या होता है, माह क्या होता है और वर्ष क्या होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब माह में जैसे टोटल 12 माह होते हैं और सबके अलग अलग दिन होते हैं, अभी हम करा दे रहे हैं। तो यहाँ पहले हम सप्ताह को देख लेते हैं। दिन तो सबको पता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हम देखो, सप्ताह में हम जो दिन होते हैं सोमवार से शुरू करते हैं। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब ध्यान देना, कैलेंडर में सदैव हमारा जो डे स्टार्ट होता है वो सोमवार से ही स्टार्ट होता है। हमारा इसका लिखने का मकसद सबको आपको मालूम है कि सोमवार से रविवार तक, यानी ये सदैव हम कैलेंडर पढ़ते समय सोमवार से ही स्टार्ट करते हैं। हमारा यानी फर्स्ट डे, वीक का फर्स्ट डे जो होता है वो सोमवार से शुरू होता है। और उसके बाद बाकी मंथ है, जो मंथ है, मंथ में हर जो है मंथ में अलग अलग डेट होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं। किसी में 30 दिन, किसी में 31 दिन। तो हम देख लेते हैं किसमें कितने दिन होते हैं, उस हिसाब से हम समझते हैं। जैसे अभी आपका मंथ है, तो मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये मंथ के नेम है, ये सबको मालूम होता है मंथ के नेम कौन कौन से होते हैं। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, क्योंकि जब हम कैलेंडर से संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपको कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। हम उस हिसाब से हम कोडिंग बनाएंगे और कोडिंग के हिसाब से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलो हम देख लेते हैं। जनवरी
31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन, मार्च 31 दिन, 30 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन। ठीक, ये तो हमने आपको बता दिए, आप तैयार कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो एक दोहा होता है, आप दोहा के थ्रू भी याद कर सकते हैं। दोहा है जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की बनी फरवरी, शेष माह 31। अब ध्यान दीजिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, इसका मतलब जून और नवंबर, अप्रैल और सितंबर कितने की होती है? 30 की। 28 या 29 की बनी फरवरी, 28 या 29 की बनी फरवरी, शेष माह 31। अब हम अभी बताएंगे आपको कौन से वर्ष में 28 दिन की होती है फरवरी और कौन से मंथ में, कौन से ईयर में 29 दिन की होती है। अभी इसको बताया जाएगा। आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, बहुत लोग अपने अंगुलियों पे यहाँ से काउंट कर सकते हैं। आप यहाँ लेफ्ट हाथ से यहाँ पे शुरू करेंगे, जनवरी जब ऊपर रहेगा तो यहाँ 31 और नीचे आ जाएंगे तो 30। जनवरी, फरवरी, फरवरी में 28 या 29, मार्च ऊपर 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहाँ से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर यहाँ दिसंबर। इस तरह से हम काउंट करते हैं। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लास्ट में दिसंबर। यहाँ ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप हम जानकारी कर सकते हैं कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है, ये आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। कैलेंडर में जो खास बातें होती है, कैलेंडर में जो खास बातें होती है, वर्ष कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा नॉन लीप ईयर है, क्योंकि यहीं से हमारा कैलेंडर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। लीप वर्ष क्या होता है और नॉन लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष, लीप ईयर। देखो लीप ईयर क्या होता है ये ध्यान देना। लीप ईयर होता है जिस वर्ष में हम 4 का भाग दे दें, जिस वर्ष में 4 का भाग दे दे और भागफल पूरी तरह से यानी कट जाए। जिस वर्ष में हम 4 का भाग दे और शेषफल 0 आ जाए या पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए वो वर्ष, तो समझ लो वह वर्ष क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे अभी इस साल कौन सा है ईयर, ये आपका चल रहा है 2020, ये 2020 चल रहा है। हम इसमें किसका भाग देंगे, 4 का। 4 पंचे 20 कट गया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 यहाँ उतारेंगे, 4 पंचे 20। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0, कुछ भी नहीं आया। तो ये वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है और इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। ठीक, आपको समझ में, यानी 2020 में फरवरी कितने, 29। अब यही 2021 की बात करता तो यहाँ पे कितना आ जाता, एक शेष बच जाता, यानी ये नॉन लीप ईयर हो जाता। 2021 नॉन लीप ईयर है। अब समझ में आ गया होगा, यानी वर्ष में जब हम 4 का भाग दे और वर्ष पूरी तरह से कट जाए यानी शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाओ वह वर्ष लीप वर्ष है। और यदि हम वर्ष में भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बचे तो समझ लो वह वर्ष नॉन लीप ईयर है। और यहां से अब आगे बढ़ते हैं हम। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चीज होता है, लीप ईयर हो गया 4 से भाग देने पर वर्ष में 4 का भाग देने पर यदि
शेषफल शून्य हो तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। दूसरा होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष इसका मतलब नॉन लीप ईयर। अब इसको समझ लेना। सामान्य वर्ष क्या होता है? वर्ष में 4 से भाग करने पर यदि कुछ ना कुछ शेष बचे, वह वर्ष सामान्य वर्ष होता है। समझ में आ गया होगा। वर्ष में 4 से भाग करने पर, 4 से भाग देने पर या करने पर यदि कुछ ना कुछ शेष बचे, जैसे हम वर्ष में 4 का भाग दें और कुछ ना कुछ शेष बचे, पूरी तरह से कटे ना, शेष 0 न आए, तो वह वर्ष क्या होता है? सामान्य वर्ष होता है। और ध्यान देना, सामान्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है और जो लीप वर्ष होता है 366 दिन का होता है। अब ध्यान देना, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है। आपको पता होना चाहिए, होगा भी, कि हर 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है। इसका मतलब ध्यान देना, यहाँ पे जो दिन होता है यानी जो सामान्य दिन होता है, जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 दिन 5 घंटा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट सेकेंड होता है। ध्यान देना, जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड होता है। अब यही चीज 5 घंटा 365 दिन तो हम मान लेते हैं, अब यही 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड प्रत्येक वर्ष एक्स्ट्रा होते होते 4 वर्ष बाद एक दिन एक्स्ट्रा कर जाता है। यानी 5 जो कि 20 और 48 घंटे, इस तरह से 4 वर्ष जब काउंट होता है तो ये कुल मिलाकर एक दिन पूरी एक्स्ट्रा कर जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 वर्ष हम 365 मानते हैं, लेकिन मान्यता केवल 365 को मिला, ये एक्स्ट्रा में आते हैं, ये जाके काउंट हो जाता है 4 वर्ष के बाद एक दिन एक्स्ट्रा कर जाता है फरवरी में भी। जो फरवरी 28 की होती है तो फरवरी 29 की हो जाती है। यही 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड, ये बढ़ते बढ़ते 4 साल के बाद ये जाके एक दिन पूरा एक्स्ट्रा कर जाता है, यानी 366 दिन हो जाती है। इसीलिए ये सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में कितना हो जाता है? 366 दिन हो जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। लीप वर्ष समझ गए हम, सामान्य वर्ष समझ गए। अब एक चीज और ध्यान देने हैं आपको, शताब्दी लीप वर्ष। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, निम्न में कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है? शताब्दी लीप वर्ष हम देख लेते हैं क्या होता है। शताब्दी लीप वर्ष, अब इसको हम समझते हैं सेंचुरी लीप ईयर हो जाता है। सेंचुरी लीप ईयर। अब ध्यान देना, सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है? सेंचुरी में यानी शताब्दी, यानी 100 साल बाद। ये क्या होता है? 100 साल यानी 400। शताब्दी लीप का मतलब होता है हम उस वर्ष में, जो उस वर्ष में हम 400 का भाग देते हैं। ध्यान देना, 400 का भाग दे और भागफल और शेषफल और शेष शून्य हो, वह वर्ष शताब्दी लीप वर्ष होता है। वह वर्ष जिसमें हम 400 का भाग दे और भागफल शेषफल पूरी तरह से शून्य हो जाए, तो समझ लो वह वर्ष क्या होता है? शताब्दी लीप वर्ष होता है। लेकिन
कभी कभी क्वेश्चन दे देता है क्या लीप वर्ष शताब्दी लीप वर्ष हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा सेंचुरी लीप ईयर क्या है, शताब्दी लीप वर्ष क्या है। हम वर्ष में 400 का भाग दे और शेषफल 0 आए तो वह शताब्दी लीप वर्ष होता है। जैसे अभी क्वेश्चन में पूछ ले कि निम्न में कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है, निम्न में कौन सा वर्ष शताब्दी लीप वर्ष है। अब दे दिया मान लो पहला 1960, दूसरा दे दिया 2020, तीसरा दे दिया 2000, चौथा दे दिया 2021। अब ध्यान देना, हम 400 का इसमें भाग देके चेक करेंगे क्या ये कटेगा, 400 से भाग देंगे नहीं कटेगा। लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ध्यान देना यहाँ पे ये भी लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है, नॉन लीप ईयर तो पहले ही आप काट देंगे। ये तो ना लीप ईयर हो सकता है और ना शताब्दी लीप वर्ष हो सकता है। लेकिन ये क्या है, ये लीप वर्ष में भी आ सकता है और शताब्दी लीप वर्ष भी आ सकता है। तो यहाँ पे यानी इसको आप शताब्दी लीप वर्ष कह सकते हो, 2000 को शताब्दी लीप वर्ष कह सकते हो, क्योंकि इसको इसमें 400 से भाग देंगे, 400 से जब भाग देंगे तो 2000 में जब 400 का भाग देंगे हम तो 4 4 0 कट गया और 4 5 20 पूरी तरह से कट गया। यानी ये क्या हो जाएगा, सन 2000 शताब्दी लीप वर्ष के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन 2020 लीप वर्ष है लेकिन शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। इसी तरह से 1960 भी शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। इसको भी आप नोट कर लो, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। अब ध्यान देना, आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि जैसे हम लीप वर्ष पता करने के लिए अब हम 4 का 1920 है या 2020 है या 1960 है, इसमें भाग देना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, आपको तुरंत नहीं दे पाएंगे। तो आपका एक रूल होता है 4 से विभक्त का नियम, 4 से विभक्त का नियम। आपको ये मालूम होना चाहिए आपकी अंक संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि दहाई और इकाई से बना अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो तो वह पूरी संख्या चार से अवश्य विभक्त होगा। अब ध्यान देना, ये 4 से कटने का नियम होता है, दहाई और इकाई अंक से बना। यानी जब हम जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे 1920 लिख दे, अब हमें 4 से भाग देना होगा तो हम 4 चौके 16, फिर यहाँ से हम ऐसे भाग देंगे, टाइम लगेगा। तो इसका रूल होता है 4 से विभक्त का नियम होता है दहाई और इकाई, यानी इकाई दहाई से बना जो अंक हो या उसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं और भाग पूरी तरह से चला जा रहा है, यानी शेषफल 0 आ जाए तो समझ लो वह पूरी संख्या 4 से अवश्य कटेगी। यानी 20 में हम 4 पंचे 20 ये कट रहा है तो 1920 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे 2020 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। 2016 हो गया, 2016 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि हमने 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16 पूरी तरह से कट जा रहा है। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है निम्न में दिए हुए वर्ष कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है। ये 3-4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपको दिनों माने महीनों में कौन कौन सा महीना कौन कितने दिन का होता है, ये सब आपके अंदर जानकारी होनी चाहिए। आप जानकारी है तो आप कैलेंडर बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे। तो जैसे अभी एग्जाम्पल में पूछ ले, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो दे दिया कि 1825, ये क्या लीप ईयर है? जब हम 4 से भाग दे लास्ट में कुछ ना कुछ बचेगा शेष, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। अब ध्यान देना, आप शेष मैक्सिमम बच सकता है 4 से कम ही बचेगा। जब भी बचेगा आपका 1 बचेगा,
2 बचेगा या 3 बचेगा या 0 बचेगा। 4 नहीं बचेगा क्योंकि 4 से फिर कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 6 24, यहाँ पे 1 शेष बच जा रहा है, यानी ये क्या है, नॉन लीप ईयर है। इस तरह से हम पता कर लेंगे कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा नॉन लीप ईयर है। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कौन से मंथ में, यानी कौन सा ईयर 365 दिन का है और कौन सा ईयर 366। एक नॉन लीप ईयर होता है यानी सामान्य वर्ष, और ये लीप वर्ष होता है। 366 दिन का लीप ईयर होता है, 365 दिन का नॉन लीप ईयर होता है। और इसी तरह से अब आपको ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रखने होंगे। बाकी जितने भी महीनों में कौन सा महीना कितने दिन का है, यहाँ से आप कुछ फार्मूले वहां से क्रिएट होंगे और कुछ वहां से ट्रिक भी बनेंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम कुछ सवाल शुरू करते हैं। 2-4 सवाल आपको करा देते हैं इससे संबंधित, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा सवाल कुछ। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं। एक प्रश्न है, ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है। ये इस सेशन का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। कह रहा है यदि माह का 11वां दिन, कोई भी माह है, यदि 11वां दिन शनिवार है तो निम्न में से कौन सा दिन माह में 5 बार आएगा। अब ध्यान देना, यदि किसी कोई भी मंथ है, यदि उसका 11वां दिन, ध्यान देना, यदि 11वें दिन शनिवार है, शनिवार कौन है, 11वें दिन शनिवार है, तो 7 दिन आगे और 7 दिन पीछे करेंगे तो वही सेम दिन रिपीट करेगा। यानी यदि हम 7 दिन आगे चलेंगे यानी 11 और 7 क्या हो जाएगा, यदि हम 7 प्लस करते हैं तो 18 तारीख को शनिवार पड़ जाएगा। भाई शनिवार है और आगे हम 7 दिन बढ़ेंगे तो अगला जो है शनिवार आएगा। तो हमें पिछला शनिवार मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 दिन माइनस कर देंगे यहाँ से। जब 7 दिन हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पिछला शनिवार कब हो जाएगा, 4 तारीख को। भाई 11 तारीख से 7 दिन जब पीछे आएंगे तो 4 तारीख हो गया। और उसके बाद आपको पता है प्रत्येक मंथ में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, यानी ये ध्यान से आप समझ लेना, 1, 2 और 3, ये 5 बार मंथ में आते हैं। ये माह में 5 बार आते हैं। कोई भी महीना रहेगा, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो भी दिन पड़ेगा उस महीने में वो 5 बार रिपीट करेगा। तो शनिवार को क्या है, शनिवार को क्या है, 4 तारीख को शनिवार है, तो यहाँ पे 3 तारीख, 2 तारीख और 1 तारीख को कौन कौन सा दिन हो सकते हैं, यहाँ ध्यान देना। ये रविवार हो सकता है, सॉरी शुक्रवार, बृहस्पति, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अब आपके पास 3 डेट आ गया, ध्यान देना, बुध, बृहस्पति और शुक्र, यानी बुध भी 5 बार हुआ होगा, बृहस्पति भी, शुक्रवार भी। अब इसमें से ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। मंगलवार गलत, रविवार गलत, शनिवार गलत, शुक्रवार, यानी हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। आपको समझ में आ गया हो, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये यदि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो भी दिन पड़ेगा उस महीने में 5 बार रिपीट होता है, आपको पता होगा। यदि 4 तारीख को शनिवार पड़ रहा है तो 3 तारीख को शुक्रवार, 2 तारीख को बृहस्पतिवार और 1 तारीख को बुधवार। और यहाँ हम ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में यदि बुध होता तो बुध भी सही रहता, बृहस्पति होता तो बृहस्पति भी सही होता, शुक्र है तो शुक्र सही है। यानी आपका मंगलवार, रविवार और शनिवार नहीं होगा, शुक्रवार आपका ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जतिन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है, जबकि उसकी बहन को याद है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्म 10 मार्च के बाद किंतु 14 मार्च से पहले है। तो मार्च की किस तिथि को उसकी माता का जन्मदिन है। अब ध्यान देना, जतिन कह रहा है, जतिन को जो याद है वो 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 मार्च के बाद। अब यहाँ से हम पहले समझते हैं जतिन को कब है, 12 मार्च के बाद और 17 से पहले, यानी या तो 13 को, या तो 14 को, या तो 15 को, या 16 को। यानी मार्च माह में 13, 14, 15 या 16,
ये 4 डेट उसको याद है कि या तो 13 को होगा, या तो 14 को, या तो 15 को और 16 को। ये किसको याद है? ये जतिन को याद है। इसी तरह से उसकी बहन को याद है, उसकी बहन को याद है इसका मार्च माह में कब है जन्म? 14 मार्च से पहले, यानी 10 के बाद 11 को होगा, या 12 को होगा, या तो 13 को होगा। 10 के बाद और 14 से पहले है, यानी या तो 11 को होगा, या तो 12 या 13 को। तो हम इनमें से देखते हैं जो कॉमन डे रहेगा, यानी 13 यहाँ भी कॉमन है और 13 यहाँ भी है, यानी इसकी जो माता का जन्मदिन है वो कब होगा? 13 मार्च को। माता का जन्मदिन 13 मार्च, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों अब अगला क्लास में हम इसके आगे बताएंगे, और आप लोग इसके आगे आप अच्छी तरीके से इसको आप रिवाइज कर लेना। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको शुरू से ही बहुत अच्छे तरीके से आप देख लेना। यदि ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ है, या आपका कंप्लीट रहा, तो अगली क्लास में बहुत ही आनंद आने वाला है। तो अगले क्वेश्चन में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।